सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया को घुटनों पे लाने वाला जापान, इसने 14 देशों को क्यों बुलाया है, जानेंगे क्या है मामला और क्या ये चाइना के लिए सबसे बड़ा बिगुल बज रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ IPEF से $1 ट्रिलियन के लिए क्यों कहा भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दूसरे विश्व युद्ध में वो जापान ही था जिसने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई, ऐसा ही एक बार फिर से हो रहा है। दो परमाणु बम खाने के बाद जापान वो आखिरी देश था जिसने सरेंडर किया और फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय अगर जापान ने किसी देश को सबसे ज्यादा परेशान किया था तो वो था चीन। कहा जाता है जापानियों ने चीन में अत्याचार सारी हदों को पार कर दिया था। लेकिन आज की दुनिया में वैश्विक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब चीन दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देशों के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। दूसरे विश्व युद्ध साम्राज्यवादी जापान ने दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन उसके बाद से जापान ने आक्रामक रक्षा मुद्रा छोड़ दी। लेकिन अब चीन लगातार अनियंत्रित हो रहा है और उसकी आक्रामकता ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है। लिहाजा जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा रक्षा समझौता करने जा रहा है। जापान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 प्रशांत देशों को एक साथ ला रहा है और उन्हें चीन के खिलाफ रक्षा का भरोसा दे रहा है। जापान ने 19 और 20 मार्च को रक्षा मंत्री मिनोरी किहारा के साथ बहुपक्षीय बैठक के लिए दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप देशों के रक्षा मंत्रियों को टोक्यो में बुलाया है, जिस पर दुनिया की नजर है। जापान के इस कदम का मकसद इन छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ चीन की डील मेकिंग का मुकाबला करना भी है। इन देशों के साथ जापान की ये पहली व्यक्तिगत बैठक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के दौरान जापान प्रशांत क्षेत्र के इन देशों को उनकी सेना को प्रशिक्षित करने के साथ साथ आत्मरक्षा करने, पुलिस शक्ति में मदद करने की पेशकश करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शांतिवादी नीतियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है और जापान अब खुद अपने ही दूसरे विश्व युद्ध के बनाई गई नीतियों का उल्लंघन कर रहा है। पिछला आयोजन 2021 में महामारी के दौरान आयोजित किया गया था और तब एक संयुक्त बयान जारी किया गया था जिसमें चीन के आक्रामक समुद्री विस्तार के साथ जापान की मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की राजनयिक नीति शामिल थी। हालांकि चीन ने इन देशों के बीच खुद को अच्छी तरह से स्थापित किया है। इन देशों को ताइवान को मान्यता देने से इनकार करने के लिए दबाव बना रहा है। हाल ही में बीजिंग की दबाव की वजह से प्रशांत क्षेत्र के एक छोटे से द्वीप देश नाउरू ने ताइवान से मान्यता छीन ली। लिहाजा जापान को अब अपने दरवाजे से बाहर अपना पैर रखना मुश्किल हो रहा है। फिजी और पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों का उनकी सेनाओं के साथ प्रतिनिधित्व करके रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। बिना सेना वाले देश अपने पुलिस बलों और तटरक्षकों के प्रतिनिधियों को भेजेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अन्य देश भी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। किन मुद्दों पर बात होगी? बताया जा रहा है कि बैठक में समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मानवीय आपदा प्रतिक्रिया जैसे मुद्दों पर इन देशों के साथ सहयोग करने की जापान की प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। इस बैठक में किसी संयुक्त बयान की उम्मीद नहीं है, जिसके जुलाई में होने वाली प्रशांत द्वीप समूह नेताओं के बैठक के एजेंडे में होने की उम्मीद है। जुलाई में 10वीं प्रशांत द्वीप समूह नेताओं की बैठक में सुरक्षा और पुलिस समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जापान दक्षिण प्रशांत देशों को एक वित्तीय सहायता भी प्रदान करने की बात कर रहा है। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने 12 मार्च को घोषणा की कि टोक्यो अब इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है कि ये देश आगे बढ़कर मदद मांगे, बल्कि एक नीति धुरी बना रहा है और विदेशी सहायता को अपने सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक उपकरणों में से एक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने के लिए जापान अब यहाँ पर अपने दांव चल रहा है। इसके अलावा टोक्यो अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने वाले को भी हड़काने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहा है।
2023 में लॉन्च किए गए जापान के आधिकारिक सुरक्षा सहायता ढांचे के तहत इसका उद्देश्य विकासशील देशों में अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद करनी है। फिजी को प्राथमिकता वाले देश के रूप में सूचीबद्ध करना है। दिसंबर 2023 में जापान फिजी को गश्ती नौका सहित सुरक्षा सहायता देने में सहमत भी हुआ है। चीन के प्रशांत क्षेत्र में मछली पकड़ने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। 2012 के बाद से 500% की वृद्धि की गई है। अब ये दक्षिण प्रशांत में देशों के आर्थिक हितों को खतरे में डाल रहा है। प्रशांत महासागर दुनिया के सबसे उपजाऊ मछली पकड़ने के क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के आधे से ज्यादा टूना की आपूर्ति यहीं से होती है। समुद्री खाद्य उत्पाद दक्षिण प्रशांत देशों के लिए पैसे का एक सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे कि पापुआ न्यू गिनी 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाता है। फिजी के राजस्व का 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सोलेमन का 101 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये समझ लीजिए कि इनका दाना पानी चलता है इसी वजह से। प्रशांत क्षेत्र में पकड़ी गई हर 5 में से 1 मछली अवैध रूप से पकड़ी जाती है। IUU मछली पकड़ने से क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा कमजोर होती है, मछली का भंडार कम हो जाता है। छोटे प्रशांत राज्य अपने जल क्षेत्र पर पूरी तरीके से निगरानी नहीं रख सकते हैं, जिससे वो अवैध मछली पकड़ने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। प्रशांत क्षेत्र में चीन सबसे ज्यादा आक्रामक मछुआरा है। इसके विशालकाय जहाज लगातार प्रशांत क्षेत्र में मछलियां पकड़ते रहते हैं और छोटे देशों की आपत्ति को सिरे से खारिज कर देते हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा के मुताबिक चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाएं अपने आप में एक मिलिशिया बन गई हैं। वे अन्य देशों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन करते हैं, उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये एक बड़ा खतरा है। लिहाजा जापान के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी चीनी आक्रामकता को काबू करना चाहते हैं। फिजी, पापुआ न्यू गिनी और टोंगा के पास पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग समझौते के साथ अपनी रक्षा सेनाएं हैं। खैर, अब यहाँ जापान 14 देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है $1 ट्रिलियन की। भारत की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई तेजी के बीच में भारत ये चाहता है कि IPEF नेशन भारत के अंदर क्लीन इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी में $1 ट्रिलियन का निवेश करे। अब आपके मन में ख्याल आएगा IPEF में है कौन कौन, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 14 देश हैं और IPEF ने ये तय किया है। भारत यूं ही थोप नहीं रहा है, बल्कि इन्होंने शुरुआती प्लान में कहा था कि हम $33 मिलियन देंगे और इसी को भारत आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा है कि आप सारे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए और ये इन्वेस्टमेंट करीब $1 ट्रिलियन का हो सकता है। यहाँ तक कि इन देशों को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर ये देश भारत के अंदर निवेश करते हैं तो ये निवेश काफ़ी बड़ा माना जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।